अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेंटर एमडी कैट। मेरा नाम डॉक्टर सैयद नुमान अमजद है। आज हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पढ़नी है उन सारी क्वांटिटीज़ की जो इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। इनके ग्राफ्स हमें कैसे बनाने हैं, किस किस कंडीशन में कैसी कैसी शेप का ग्राफ बनेगा, किस किस कंडीशन में ग्राफ हमें क्या इन्फॉर्मेशन देगा, वो सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। और वो इन्फॉर्मेशन हमसे किस किस तरह से पूछी जा सकती है ये हम देखेंगे। पहले इसका हल्का सा पास्ट पेपर का एनालिसिस कर लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करें, इन सारे क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस नॉलेज से सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि पता चले कितने आप कर सकते हैं, कितने नहीं कर सकते हैं। मेजॉरिटी इनमें से ईजी ही आते हैं। ठीक हो गया। इसमें मैंने डायग्राम वाले क्वेश्चन ऐड नहीं किए बिकॉज डायग्राम वाले क्वेश्चन खाल खाल ही आया करते हैं। अगर आ गए तो उसके लिए हम आपको ऑलरेडी तैयार करेंगे। आपकी क्विज़ेस में, आपके लेक्चर्स में ऑलरेडी वो डायग्राम वाले क्वेश्चंस आपको वो कॉन्सेप्ट दिए जा चुके होंगे। ठीक हो गया। तो आप पहले वीडियो को पॉज करें, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अब हम आगे आते हैं, पहले ग्राफ की बेसिक्स पढ़ते हैं कि ग्राफ होता क्या है। बेसिकली हम इस लेक्चर में जितने भी ग्राफ्स पढ़ेंगे वो 2D ग्राफ्स होंगे। ठीक है ना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस, बस उसके ऊपर ग्राफ बनाएंगे। ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है। बीच में होगा इसका ओरिजिन और इसके ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई क्वांटिटी प्लॉट होगी, वाई एक्सिस के ऊपर कोई क्वांटिटी प्लॉट होगी। ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर मोस्ट ऑफन हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं। मोस्ट ऑफन इस लेक्चर में वो टाइम होगा, यानी कि टाइम तो इंडिपेंडेंट है, उसमें तो चलते रहना, किसी और चीज़ के हिसाब से टाइम वेरी नहीं करता। बाकी चीज़ें टाइम के हिसाब से वेरी करती हैं। लाइक टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या टाइम के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, तो टाइम तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगा। वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट होगा जिसका टाइम से कोई ना कोई रिलेशन होगा और फिर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। क्वाड्रेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो ये पहला क्वाड्रेंट है जहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होता है। तो पहले क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे, प्लस कॉमा प्लस लिख दिया मैंने। दूसरे क्वाड्रेंट्स में एक्स नेगेटिव हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसमें एक्स नेगेटिव होता है, वाई वाला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। तीसरे क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होते हैं। चौथे क्वाड्रेंट में एक्स वाला कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। ठीक हो गया। एक तो ये चीज़ आपने याद कर लेनी है। उसके अलावा जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल से ताकि वो चीज़ें इसमें फिर ऐड हो जाएं। अब दो चीज़ें आपने हर ग्राफ की याद रखनी है। पहली, स्लोप उस ग्राफ की हमें क्या बताती है, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या बताता है। तो एक बेसिक सी इंटरप्रिटेशन अगर हम देख लें तो वो इस तरह से है कि अगर y एक्सिस पर एक क्वांटिटी है a, x एक्सिस पर एक क्वांटिटी है b और ग्राफ बनता है ऐसा, और आप कहते हैं कि जी इसके अंडर का जो सारा एरिया है वो मुझे क्या देगा, तो एरिया अंडर द ग्राफ बेसिकली x और y वाली क्वांटिटीज का प्रोडक्ट देता है। ठीक है। अगर मैं y एक्सिस पर f ड्रॉ कर दूं फोर्स, x एक्सिस पर d ड्रॉ कर दूं डिस्प्लेसमेंट, तो इसका जो एरिया मुझे देगा वो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट देगा, जो कि बेसिकली क्या होता है, वर्क। सो एरिया ऑफ फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव मी वर्क। समझ में आएगी बात की। इसी तरह से करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हम पढ़ चुके हैं अपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इसका एरिया मुझे क्या देगा, करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, IT, which will be equal to charge Q. So area under current versus time graph gives me charge. तो समझने की बात यह है कि जो भी ग्राफ हो उसका एरिया y वाले क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय x वाले क्वांटिटी, ये आंसर देता है। अब वो आंसर मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले केस में y एक्सिस पर x प्लॉट करूं, इधर x, ये ग्राफ हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब फॉर एग्जांपल इसका एरिया मुझे क्या देगा, इसका एरिया मुझे a मल्टीप्लाइड बाय x देगा। अब एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कोई क्वांटिटी नहीं है, सो इसके एरिया से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, d और t, इसका एरिया मुझे क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम क्या होता है, कुछ नहीं होता। इसके एरिया से मुझे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। हमेशा लाजमी नहीं है कि किसी भी ग्राफ का एरिया आपको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ही दे। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया होता
तो वो आपको क्या देता, वो आपको वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम देता, विच इज बेसिकली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। वो कोई ना कोई मीनिंगफुल वैल्यू दे रहा है। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हम करते हैं स्लोप की, कि स्लोप किसी भी ग्राफ की हमें क्या देती है। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं स्लोप फाइंड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी ए है, ये क्वांटिटी बी है, इस तरह का ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। जब मैं कहता हूं कि स्लोप ज्यादा है, स्लोप कम है, तो मेरा मतलब कहने का यह होता है कि इसकी जो ढलवान है, स्लोप का मतलब ढलवान, वो कम स्टीप है, ज्यादा स्टीप है। अगर मैं यूं जा रहा हूं, ये कम स्टीप है, मैं यूं जा रहा हूं, ज्यादा स्टीप, चढ़ाई ज्यादा हो गई। एक तो कॉमन सेंस इस तरह से याद रखना। इसी तरह से अगर मैं नीचे नेगेटिव स्लोप देखूं, तो ये कम स्लोप है, ये ज्यादा नेगेटिव स्लोप है, ज्यादा स्टीप हो गई, गिर जाऊंगा नीचे। इस तरह से आपने स्टीपनेस को स्लोप से रिलेट करना है। या इसका जो एक फिजिक्स के हिसाब से जो इसकी थोड़ी फैंसी चीज़ है, वो है कि आप इस एंगल को देखते हैं। एंगल ये पहले वाले ग्राफ का कम है तो इसकी स्लोप कम है, अगले ग्राफ का ज़्यादा है उसकी स्लोप ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है, इसका एंगल ज़्यादा है। इस तरह नेगेटिव स्लोप के हिसाब से देखेंगे तो 1 2 3 4 किसका एंगल ज़्यादा है, पहले वाले का एंगल कम है, स्लोप कम है, ये स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, स्लोप ज़्यादा, ज़्यादा स्टीप होता गया। तो स्लोप को डायरेक्टली एंगल से रिलेट किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे कोई पूछे कि इसमें से किसी एक ग्राफ, फॉर एग्जांपल इस ग्राफ की स्लोप बताओ, तो आप उसको डायरेक्ट एंगल बता देंगे 30 डिग्री स्लोप है। नहीं, 30 डिग्री स्लोप कोई टर्म नहीं होती। स्लोप निकालने के लिए आप उस एंगल का जो भी है वो एंगल, फॉर एग्जांपल अभी अगर 30 डिग्री है, आप उसका टेंजेंट लेते हैं, tan 30 लेते हैं, तो इसका जो आपके पास आंसर आएगा, जो भी आएगा, दैट विल बी कॉल्ड द स्लोप। वो जो भी वैल्यू आएगी उसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक हो गया। सो टेंजेंट यानी कि tan ऑफ द एंगल दैट द ग्राफ मेक्स विद एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द स्लोप। एक तो इस तरह से फाइंड आउट की जाती है tan ऑफ एंगल लेकर। दूसरा कैसे फाइंड आउट की जा सकती है कि y वाली क्वांटिटी को x वाली क्वांटिटी पर डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि अगर मुझे यहाँ पर फोर्स मिली है, यहाँ पर मोमेंटम प्लॉट किया हुआ है मैंने, यहाँ पर टाइम प्लॉट किया हुआ है, तो स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ विल गिव मी मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। यानी कि स्लोप ऑफ मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स मी फोर्स। ये भी अगेन मीनिंगफुल हो भी सकता है, मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता। लाइक फॉर एग्जांपल इसी एक्सेलरेशन और x का मैं ग्राफ बना रहा हूँ, a और x का, इसकी स्लोप मुझे क्या देगी, a डिवाइडेड बाय x। इसका क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो मीनिंगफुल हो भी सकता है, मीनिंगफुल नहीं भी हो सकता। एक तो ये बात हो गई, ये बात हमने डिस्कस कर ली। और से सुनिए एक एक पॉइंट, ये आपका बाद में फिर आपके काम आना है। बेसिक्स हैं, आसान है, इसलिए मैं आसानी से इसको जल्दी जल्दी गुजार रहा हूँ। अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल इस तरह का ग्राफ है, अब कैसे स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो अब कर्व्ड ग्राफ के केस में किसी भी इंस्टेंट पर स्लोप फाइंड आउट करने का नतीजा ये है कि उस इंस्टेंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट पर अगर स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस तरह से। ठीक है, और एक्स एक्सिस के ही एक पैरेलल लाइन इसके साथ ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। और ये जो एंगल होगा इसका मैं टेन ले लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा इस पॉइंट पर स्लोप कितनी है। ठीक है, इसी तरह इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इस पॉइंट पर स्लोप फाइंड आउट करूंगा तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा लाइक दिस। समझ में आ गई ना बात की। तो किसी भी पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी तो उस पॉइंट पर आपको स्लोप मिल जाएगी। तो आप देखें यहाँ पे टेंजेंट लाइन इस तरफ जा रही है, स्लोप कम स्टीप है, यहाँ पे स्लोप ज़्यादा स्टीप है, यहाँ पे स्लोप थोड़ी सी मजीद कम स्टीप है। तो अगेन उस टेंजेंट लाइन की स्टीपनेस देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि स्लोप ज़्यादा है या कम है। एक तो और पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर स्लोप की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, चढ़ाई हो रही है, तो वो पॉजिटिव स्लोप है, अगर नीचे है तो वो नेगेटिव स्लोप है। ठीक हो गया। अगर ग्राफ इस तरह से जा रहा है, अब ये नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव स्लोप है। खैर ये भी बेसिक आपकी हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सब कुछ उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले dt ग्राफ, इसमें हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे। जब भी आपको वर्ड dt ग्राफ लिखा हुआ मिले और आपको कुछ ना बताया जाए, तो आपने समझ लेना है कि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं है। वन डायमेंशनल मोशन में हमने कहा जब स्ट्रेट लाइन मोशन है तो d और s जो है ये आपस में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ग्राफ बनाने में d और s आपस में इंटरचेंजेबली यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा सटल सा डिफरेंस है इन दोनों में, ग्राफ्स में।
तो आपको वो दोनों ग्राफ्स देखकर पता भी चलाया जा सकता है कि ये dt ग्राफ है, ये st ग्राफ है, चाहे आपको बताया भी ना गया हो। ठीक है, तो हम अभी जो बातें मैं अभी करने वाला हूँ वो सारी की सारी मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में करने वाला हूँ। तो ज़रा गौर से सुनिएगा। अब डिस्प्लेसमेंट है इधर और d टाइम है इधर, इस तरह का ग्राफ है। इसके अंडर का एरिया मुझे क्या देगा, d मल्टीप्लाइड बाई t, y वाली और x वाली क्वांटिटी का प्रोडक्ट। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, एरिया यही देता है ना आपको। ये मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है। डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम डज नॉट गिव मी एनीथिंग। हाँ, इसकी जो स्लोप है दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, दैट गिव्स मी द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सो दिस इज अ मीनिंगफुल क्वांटिटी। अगेन हम वन डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं तो सारा कुछ मैग्नीट्यूड के हिसाब से ही हो रहा है, डायरेक्शन कुछ नहीं है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट के इस तरह से ग्राफ है तो मतलब उसकी डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ऑलरेडी फॉर एग्जांपल इतनी डिस्प्लेसमेंट पर था और अब वो वापस उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, यानी कि ये ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुई उसकी 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हुई 2 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हुई 3 मीटर, डिस्प्लेसमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, ऑब्जेक्ट आगे जाता जा रहा है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि जीरो थी, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ओरिजिन है, रेफरेंस पॉइंट है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी यहाँ पर है और उसकी डिस्प्लेसमेंट इतनी है ऑलरेडी। अब वो पीछे की तरफ गाड़ी को रिवर्स गियर लगा के पीछे आ रहा है, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, थोड़ी सी इतनी हो गई, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, फिर डिस्प्लेसमेंट कम हो गई, तो अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है। ओरिजिनल बढ़ ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, तो अब नेगेटिव स्लोप है। तो अब इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, वो ऐसा बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ये बेसिकली ऐसा ग्राफ है जिसमें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं दूर जा चुकी है गाड़ी और अब वो रिवर्स आ रही है, वापस आ रही है। या आपने बॉल को थ्रो किया था तो आपके थ्रोइंग वाले पॉइंट से ऑब्जेक्ट हाइट पर पहुंच चुका है, अब वापस आ रही है ऑब्जेक्ट, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन से कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, इस तरह से आगे हम दोबारा भी इस चीज को पढ़ लेंगे कहीं पर। ठीक हो गया, एक तो ये हो गया। अब यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है, यहां पर स्लोप नेगेटिव है तो मतलब वेलोसिटी भी नेगेटिव है, बिकॉज स्लोप गिव्स अस वेलोसिटी। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन हमने लेफ्ट टू राइट ली हुई है। इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि आपने हमेशा ये बात पल्ले रखनी है। सो एनी थिंग दैट हैज अ डायरेक्शन अलोंग इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। तो इस केस में ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में ही जा रहा है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन की तरफ। वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उसकी इसी तरफ ही है, तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। यहां पर इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ थी जिसको हमने पॉजिटिव लिया था, लेकिन ऑब्जेक्ट अब रिवर्स में जा रहा है, तो अब उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो उल्टी हो चुकी है, तो वेलोसिटी इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है। उसकी ग्राफ बनाएंगे तो स्लोप भी नेगेटिव आएगी। ठीक हो गया। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है, ये हम डिटेल में अभी देखते हैं। एक चीज जो है वो ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है। स्लोप इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? एक ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन है ये उसका, उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ उसका यूं होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद यहां पर पहुंचकर उसने लगाया रिवर्स गियर, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट यहाँ से इस इधर से कम होती गई, फिर कम होते 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 बहुत ही कम हो गई, अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती जा रही है, तो उसका ग्राफ फिर नीचे जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर शुरू में पॉजिटिव स्लोप फिर नेगेटिव स्लोप, यानी कि शुरू में पॉजिटिव वेलोसिटी इस तरफ वाली वेलोसिटी, फिर उसके बाद नेगेटिव वेलोसिटी इस तरफ वाली वेलोसिटी। यहाँ पर समझ में आ गई बात, ये पहले भी कर चुके हैं। इसी चीज़ का अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊंगा तो वो मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, वो मैं ऐसे बनाऊंगा कि ऑब्जेक्ट शुरू में ऊपर जा रहा था, यहां पर पहुंच गया मैक्सिमम पर, अब उसके बाद वापस आ रहा है, तो ये डिस्टेंस भी पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। अब उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव मैंने कंसीडर नहीं करनी, तो उसका डिस्टेंस स्टिल बढ़ रहा है, यानी कि 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। फिर वापस आया तो 5 मीटर 6 मीटर 7 मीटर 8 मीटर, तो डिस्टेंस जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें तो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर की डिस्प्लेसमेंट, जब वो वापस आया तो 4 मीटर से अब उसकी डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर वापस 0 मीटर हो गई। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, नेगेटिव स्लोप शो की उसने, लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं गया।
अगर आपको कोई ऐसा ग्राफ दिया जाता है कि जिसमें किसी भी इंस्टेंट पर स्लोप नेगेटिव हो जाती है तो समझ लें कि ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हरगिज नहीं हो सकता, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप कभी भी नेगेटिव नहीं होती। ये आपने पॉइंट याद रखना है, एमसीक्यू पॉइंट है। अब डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनेगा, किस तरह का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनेगा, ये अभी हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं। बीच में कहीं पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। ये अब क्या है, dt डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है विद वेलोसिटी, यानी कि अगर ये ओरिजिन पॉइंट था, ऑब्जेक्ट इससे 2 मीटर के फासले पर खड़ा है, यहाँ पर 2 मीटर की उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट खड़ा है और उधर ही खड़ा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट मुसलसल 2 मीटर ही रह रही है। टाइम बढ़ता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही है, ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है। कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट, नो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है। अब एक और ग्राफ है जो इस तरह का हॉरिजॉन्टल है बट इट इज अलोंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर ही है। इसमें और इसमें क्या फर्क है, दोनों हॉरिजॉन्टल हैं लेकिन फर्क तो है ना, ये ग्राफ उधर बना, ये ग्राफ इधर, तो कोई ना कोई डिफरेंस तो होगा। क्या फर्क है, जरा वीडियो को पॉज करें, अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना प्रीवियस नॉलेज लगाएं इस पर। इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क ये है कि ये ऑब्जेक्ट, ये गाड़ी इधर पार्क है, दूसरी गाड़ी जो है वो इधर पार्क है बिल्कुल ओरिजिन के ऊपर, उसकी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ही 0 है, तो वो उधर ही खड़ी है, अभी वो चली ही नहीं। ये वाली जो गाड़ी थी ये कुछ ना कुछ चल के 2 मीटर दूर जाके अब खड़ गई है, अब ठहर गई है, अब उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कांस्टेंट है, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। ये हो गया रेस्ट वाली ऑब्जेक्ट का ग्राफ, कि अगर रेस्ट पर है ऑब्जेक्ट बट इट हैज ऑलरेडी कवर्ड सम डिस्टेंस, तो उसका ग्राफ होगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बट अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है बट इट हैज नॉट कवर्ड एनी डिस्टेंस इनिशियली, सो द ग्राफ विल बी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन कोइंसाइडिंग विद द एक्स एक्सिस, उसके ऊपर है, उसको कहते हैं कोइंसाइड करना। ये ग्राफ किस चीज का है, इसको देखते हैं। इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0, आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और देखें यूनिफॉर्मली बढ़ती जा रही है, यानी कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में ग्रिड ड्रॉ की हुई है। सो 1 सेकंड में 1 मीटर बढ़ी, अगले 1 सेकंड में फिर कितनी बढ़ी है, यहाँ पर अगर देखें उतनी ही बढ़ी है, पहले उतने टाइम में उतनी ही बढ़ी है, आगे वाले उतने टाइम में फिर उतनी ही बढ़ी है। सो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल चेंजेस इन डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस। इंक्लाइंड का मतलब होता है उसके ऊपर कोई ना कोई एंगल इंटेंड कर रही है, तो देयर इज सम एंगल थीटा हियर इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, ठीक हो गया। ये हो गया इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ। इसकी स्लोप इस एंगल का tan लेंगे तो आ जाएगी आपके पास, और वो स्लोप कांस्टेंट होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, उसका एंगल वही थीटा ही रह रहा है। अब ये जो ग्राफ है ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसका भी अगर मैं यहाँ पर एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के ड्रॉ करूँ, यहाँ पर जो एंगल थीटा है इसकी मैं स्लोप लूँगा तो मेरे पास वेलोसिटी, टेंजेंट लूँगा तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये भी तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही हुई ना। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें और इसमें वही फ़र्क है जो इसमें और इसमें था, कि इसमें ऑब्जेक्ट ऑलरेडी 2 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुका था और फिर रेस्ट पर आया था, जबकि इसमें ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट से मूव ही नहीं हुआ। इसमें भी वही है कि ऑब्जेक्ट का इनिशियल पॉइंट, ओरिजिन, जिस रेफरेंस से हम डिस्टेंस ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से आगे का उसका ग्राफ हमने बनाया है कि यहाँ से आगे अब उसकी डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। सो इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ही रेफरेंस पॉइंट से फॉर एग्जाम्पल 2 मीटर ज़्यादा है, जबकि अगर मैं यहाँ से ही ड्रॉ करूँगा तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट चला ही 0 वाले पॉइंट से है, शुरू से लेकर आखिर तक का मैंने उसका ग्राफ बनाया है, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से। जबकि उस केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूव कर गया है, फिर मैंने यहाँ से आगे, अब यहाँ से आगे ग्राफ बनाना शुरू किया है। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है, हालांकि ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखें, इसमें एक और ग्राफ बना हुआ है अंदर ही, वो किस चीज़ का बना हुआ है ज़रा गौर से करें, जब तक आप वीडियो को पॉज करके खुद भी देख लें कि ये नीला वाला ग्राफ है, ये किस चीज़ को शो कर रहा है। ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर था, यानी कि इनिशियल पोजीशन से कुछ ना कुछ फासले पर है, और अब वापस जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसकी अब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। एंगल थीटा क्लॉकवाइज एंगल है, उसका एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंगल तो नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ये तो आपको बेसिक पता है ना। क्लॉकवाइज एंगल है, नीचे की तरफ एंगल है। सो ये ओरिजिनल इनिशियल पॉइंट था, ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुँच चुका था, उसकी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर थी,
अब वो आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स गियर लगा के वापस आ रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है, लेकिन ये नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ठीक हो गया, ये अब हमने बात समझ ली। अब ये नेगेटिव यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, ये स्लोप इसकी नेगेटिव है, तो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। अगर इसी ग्राफ को मैं एस टी ग्राफ में ड्रॉ करूं तो उसको स्टिल मैं इस तरह से ही ड्रॉ करूंगा, बिकॉज वापस चाहे आ रहा है, डिस्टेंस उसका फिर भी पॉजिटिवली ही इंक्रीज हो रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में नेगेटिव वेलोसिटी को इस तरह से शो करते हैं, उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम पॉजिटिव स्पीड ही शो करते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर अगेन आपका वो पॉइंट प्रूव हो गया कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैन बी नेगेटिव बट डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन नेवर बी नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले ये इजी है, सिंपल है, इसको देख लेते हैं। इससे पहले बल्कि वहीं से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये हो रहा है कि शुरू में ये एक कर्व्ड ग्राफ है, तो इसकी स्लोप कांस्टेंट नहीं है, डिफरेंट पॉइंट्स पर डिफरेंट होगी। ठीक है, तो किस पॉइंट पर कितनी होगी, शुरू में इसकी स्लोप देखें, टेंजेंट ड्रॉ की, बहुत स्टीप है। यहाँ पर आकर टेंजेंट ड्रॉ करें, स्लोप लेस स्टीप है। यहाँ पर आकर टेंजेंट ड्रॉ करें, स्लोप और कम है। यहाँ पर आकर टेंजेंट ड्रॉ करें, बिल्कुल स्लोप हॉरिजॉन्टल, यानी कि जीरो स्लोप हो गई। बिल्कुल जब हॉरिजॉन्टल हो जाए तो स्लोप जीरो होती है। तो हम देखते हैं कि शुरू में स्लोप ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। स्लोप हमें क्या बताती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर v1 वेलोसिटी थी, यहाँ पर v2 वेलोसिटी थी, यहाँ पर v3 वेलोसिटी थी, यहाँ पर v4 थी। तो अगर हम ऑर्डर में अरेंज करें तो हम कहेंगे शुरू में वेलोसिटी ज़्यादा थी v1, फिर वेलोसिटी कम हो गई, फिर वेलोसिटी कम हो गई और फिर वेलोसिटी कम होते होते ज़ीरो हो गई। तो v4 जो था वो आखिर में आके ज़ीरो हो गया। तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्पीड था उसका, शुरू में पकड़ी हुई थी उसने स्पीड, और आहिस्ता आहिस्ता डिसेलरेट हो रहा है। तो ये इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। ठीक है, अगर इसी किस्म का ग्राफ हम इस तरह से बना दें तो हम अगेन कर्व्ड ग्राफ है, डिफरेंट इंस्टेंस पर टेंजेंट ड्रॉ करें, शुरू में इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से बनेगा, फिर इस तरह से, फिर बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल वर्टिकल है। तो इसको हम कहते हैं कि इसकी स्लोप इन्फिनिटी स्लोप है, बिल्कुल वर्टिकल है। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट स्लोप है। शुरू में वेलोसिटी v1, v2, v3 और फिर v4। तो शुरू में v1 सबसे कम है, लेस स्टीप, फिर v2 ज़्यादा, स्पीड बढ़ती जा रही है उसकी, फिर v3 उससे भी ज़्यादा, स्पीड और बढ़ गई, फिर v4 सबसे ज़्यादा, और v4 तो इन्फिनिटी को रीच कर गया, यानी कि यहाँ पे बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। शुरू में उसकी कम स्पीड है, फिर स्पीड बढ़ती गई, इतनी बढ़ गई कि अब वो इन्फिनिटी स्पीड पर पहुंच गया। ऑल्दो ये रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं है, ग्राफ में हमने इस तरह से शो किया हुआ है। ठीक है, तो ये ग्राफ है फॉर पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक हो गया, अब ये ग्राफ, इसमें क्या है, टाइम कुछ भी नहीं लगा, विद नो टाइम, यानी कि टाइम इंटरवल जीरो है, ऑब्जेक्ट ने अचानक इतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया, तो इसकी स्लोप इन्फिनिटी है। मतलब इस केस में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वेलोसिटी है, इतनी ज़्यादा वेलोसिटी है कि विद इन नो टाइम वो अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है। तो इन्फिनिटी वेलोसिटी के ग्राफ को इस तरह से शो किया जाता है। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ dt ग्राफ्स दैट कैन एवर बी आस्क्ड फ्रॉम यू। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं तो आपको dt ग्राफ सारा समझ में आ गया। ठीक हो गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं, vt ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अगेन जब मैं vt ग्राफ बोलूँगा तो मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलूँगा, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं। इसमें भी स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वही डिफरेंस होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ की नेगेटिव स्लोप हो सकती है, जबकि स्पीड टाइम ग्राफ की स्लोप जो है वो नेगेटिव हम नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया, ऑल्दो इस केस में हो सकती है। अब यहाँ पे तो हमने कहा कि इसकी स्लोप नेगेटिव नहीं हो सकती डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर आगे जा रहा है तब भी वो पॉजिटिव डिस्टेंस कवर कर रहा है, वापस आ रहा है तब भी वो पॉजिटिव डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसकी स्लोप तो ऊपर ही ऊपर जाती है। जबकि इस केस में अगर हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो वो जचता नहीं है। पहले हम स्लोप और एरिया अंडर द ग्राफ पढ़ लें, फिर इस पॉइंट पर आते हैं। इसकी स्लोप हमें क्या देगी, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, यानी कि इसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी। इसके अंडर का जो एरिया है वो हमें क्या देगा, वो हमें देगा वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, यानी कि ये हमें डिस्प्लेसमेंट देगी। स्लोप क्या दे रही है, एरिया क्या दे रहा है, ये हमने देख लिया। अब इसकी स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव कब होगी, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियली ज़्यादा थी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, तो ये नेगेटिव स्लोप है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, डीसेलरेशन है, ऑब्जेक्ट रिटार्ड हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है।
तो क्या स्पीड टाइम ग्राफ की नेगेटिव स्लोप नहीं हो सकती? हो सकती है। ठीक है, ये है डिफरेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ का। उसमें हमने कहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, डिस्प्लेसमेंट की हो सकती है, उनमें वो डिफरेंस था। इनमें वो डिफरेंस नहीं रहता। ठीक है, अगर आप वन डायमेंशनल मोशन स्टडी कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, स्लोप के हिसाब से भी सेम होगा, वैसे भी सेम ही होगा। ठीक है, स्पीड भी आहिस्ता आहिस्ता अगर कम हो हम उसको स्लोइंग डाउन ही कहेंगे। यह चीज़ याद रखनी है, इसमें वो डिफरेंस नहीं लाना कि जिस तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमेशा स्लोप पॉजिटिव है, स्पीड टाइम ग्राफ की भी हमेशा पॉजिटिव ही होगी। नहीं, स्पीड टाइम ग्राफ की नेगेटिव हो सकती है। अब अगेन इसके भी एग्जैक्टली वही ग्राफ्स हैं, लेकिन सारों की इंटरप्रिटेशन डिफरेंट हो जाएगी। यहाँ पर वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकंड है इस पॉइंट पर, और वो 2 मीटर पर सेकंड ही रह रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है और वो 0 ही रह रही है, ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट रह रही है। ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये भी कांस्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ पर स्लोप क्या है? 0 है, तो एक्सेलरेशन 0। यहाँ पे स्लोप क्या है? 0। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन 0 ही है, तो दोनों में एक्सेलरेशन 0 है, दोनों में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट पर है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। ये वाला ऑब्जेक्ट मोशन में है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, नॉन जीरो वेलोसिटी है। यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी 0 थी और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है। 1 सेकंड में इतनी इंक्रीज हुई, अगले उतने ही 1 सेकंड में इतनी इंक्रीज हुई, तो इक्वल इंटरवल्स में इक्वली वेलोसिटी का चेंज आ रहा है। सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसकी जो स्लोप होगी वो हमें बताएगी एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ये, इसकी स्लोप हमें बताएगी एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ठीक है, डायरेक्शन तो नहीं बता सकती ऑब्वियसली। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यहाँ पर स्लोप बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। अगर स्लोप कम हो रही होती तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता। यहाँ पर भी अब अगेन वही काम है कि स्ट्रेट लाइन है, इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है, एंगल थीटा से पता लगेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो फ़र्क क्या है इसमें और उसमें? ये उसमें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। इसमें इनिशियल वेलोसिटी सपोज यहाँ पर कुछ ना कुछ थी, सपोज 2 मीटर पर सेकंड, वहाँ से बढ़ी। हमने उस वेलोसिटी के बाद का डेटा प्लॉट किया, और ये वाला जो ग्राफ है ये हमें क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि यहाँ पर फाई एंगल है वो नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है, वेलोसिटी इनिशियली 2 थी और आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। ठीक हो गया? ये वाली हमें क्या बता रही है? इसमें अगेन हम हर इंस्टेंट पर स्लोप ड्रॉ करें, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करो, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करो, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करो, यहाँ पर स्लोप ड्रॉ करो। तो शुरू में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, फिर एक्सेलरेशन कम है, फिर एक्सेलरेशन बहुत ही कम है, फिर एक्सेलरेशन यहाँ पर आके 0 हो गई क्योंकि हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, इस तरह यहाँ पर क्या है? शुरू में एक्सेलरेशन कम है, फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा हो गई, फिर एक्सेलरेशन ज़्यादा, फिर एक्सेलरेशन इनफाइनाइट हो गई, स्लोप बढ़ती जा रही है। तो दिस इज इंक्रीजिंग स्लोप विच टेल्स अस दैट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग। दिस इज डिक्रीजिंग स्लोप विच टेल्स अस दैट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग। लेकिन इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट ही हो रहा है। इसमें भी देखें वेलोसिटी बढ़ ही रही है, इसमें भी वेलोसिटी बढ़ ही रही है। ये दोनों पॉजिटिव एक्सेलरेशन की एग्जांपल्स हैं। कभी कभार बच्चों को लगता है कि ये ग्राफ में एक्सेलरेशन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है तो एज इफ शायद ये डिसेलरेशन रिटार्डेशन का ग्राफ है। नहीं, इसमें भी वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, बस जिस रेट पर बढ़ रही है वो रेट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसमें भी वेलोसिटी तो बढ़ ही रही है, बस जिस रेट पर बढ़ रही है वो रेट आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। तो ऐसा नहीं कहना कि ये शायद पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है या ये नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ है। नहीं, नेगेटिव एक्सेलरेशन और पॉजिटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ का तब पता चलेगा जब आपने स्लोप नेगेटिव, इसमें स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही है, इसमें भी स्लोप हमेशा पॉजिटिव ही है, नेगेटिव तो किसी पॉइंट पर नहीं हुई। तो ये दोनों पॉजिटिव एक्सेलरेशन के ही ग्राफ्स हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, रिटार्डेशन में नहीं गई, कम होते होते 0 पे पहुंच गई। इसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन बढ़ती जा रही है, 0 पे नहीं पहुंची, बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव वाली साइड पर ही बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया? यहाँ पर क्या है? यहाँ पर विद इन नो टाइम वेलोसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये क्या है? इनफाइनाइट एक्सेलरेशन है, इन्फिनिटी स्लोप है, यानी इतनी जल्दी आपने उसको एक्सेलरेट किया है कि टाइम 0 लगा है। विद इन 0 टाइम ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी बढ़ गई है, इन्फिनिटी एक्सेलरेशन। ये रियलिस्टिक नहीं होता, कभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसका ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक हो गया? अब AT ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका स्लोप हमें क्या देगी? y वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x वाली क्वांटिटी। इसका एरिया हमें क्या देगा? y वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय x वाली क्वांटिटी। ठीक है,
अब अगर आपको लगता है कि एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय टाइम से आपको क्या मिलेगा, आपको वेलोसिटी मिलेगी, तो ये गलत बात है। यहाँ पर ये आपको वेलोसिटी नहीं देती, मीनिंगलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन में क्योंकि वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर चेंज हो रही होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, नहीं। इससे आपको एवरेज वेलोसिटी हाँ मिल सकती है, लेकिन इसका यूज़ उतना नहीं है। कभी भी एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का क्वेश्चन नहीं आया, कभी इसको यूज़ भी नहीं किया जाता। तो ये कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम नहीं लेते, इसको यूज़ नहीं करते, इसको रहने देते हैं आपने। इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का रेशो देता है, विच इज़ अ क्वांटिटी कॉल्ड जर्क, ठीक है ना। ये वो जर्क नहीं है कि किसी पे गुस्सा आया तो उसको बोलें यू आर अ जर्क, नहीं, वो जर्क नहीं है, वो अलग होता है, ठीक है ना। ये जर्क मतलब इसका ये है झटका। जिस रेट पर एक्सेलरेशन चेंज हो रही है दैट इज कॉल्ड जर्क। जिस तरह से आप कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज कॉल्ड जर्क। सो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें जर्क देगा। अगेन यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जल्दी जल्दी मैं अब इसको करूँगा क्योंकि आप इससे पहले अच्छा खासा कर चुके हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, constantly increasing acceleration, constantly increasing acceleration but starting from some acceleration। इसकी इनिशियल जीरो एक्सेलरेशन थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। इसकी इनिशियल भी कुछ एक्सेलरेशन थी और वहाँ से बढ़ रही है। इसकी इनिशियल कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन थी और वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता एक्सेलरेशन कम होती जा रही है, लेकिन है पॉजिटिव ही, ठीक है ना। एक्सेलरेशन कम होती जा रही है लेकिन है पॉजिटिव ही। यहाँ पर शुरू में जर्क ज़्यादा है, फिर जर्क कम हो गया, फिर जर्क ज़ीरो हो गया, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन शुरू में ज़्यादा, फिर कम, फिर कम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन शुरू में बिल्कुल जीरो, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, यानी कि जर्क शुरू में कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जर्क, जिसमें जीरो टाइम में एक्सेलरेशन इतनी बढ़ गई है। सो इनफाइनाइट जर्क है यहाँ पर। दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब पास्ट पेपर्स में हमने इसका देखना है कि किस किस किस्म के क्वेश्चंस आ चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा क्या होगी, हमने अपने लेक्चर में एक पॉइंट डिस्कस किया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमेशा पॉजिटिव होती है। व्हेन अ कार मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसका वीटी ग्राफ कैसा बनेगा, आपको पता है कैसा बनेगा। इसको आखिर में करते हैं, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, पहले बाकी देख लेते हैं। वीटी ग्राफ में एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, आपको पता है। फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया में क्या देगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट यानी कि वर्क। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स अस वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अब इस पॉइंट पर आ जाते हैं, ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है। आप जरा वीडियो को पॉज करें, आप देखें आपको समझ में आ रहा है ये क्या लिखा हुआ है। द मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ अ कर्व ऑन अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कॉट बैक एट द सेम पॉइंट आफ्टर फॉलिंग डाउन कैन बी व्हाट। ऑल्दो हमने इसका बाद में सेपरेट बाकायदा एक टॉपिक पढ़ना है, अभी मैं हल्का सा डिस्कस कर लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एक ऐसे ऑब्जेक्ट का जिसको हमने ऊपर थ्रो किया है और वो ऊपर जाके फिर वापस आ गया, वो कैसा बनेगा, वो ऐसा बनेगा। डी टी ग्राफ पैराबोलिक ग्राफ बनता है कि शुरू में उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई मैक्सिमम पर पहुंच गई, यहाँ पर उसका मैक्सिमम हाइट है, फिर उसकी डिस्प्लेसमेंट कम होती गई वापस जीरो पर पहुंच गई, ठीक है। यानी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट यही है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट बढ़ती गई फिर डिस्प्लेसमेंट कम होती गई। इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ आपका पैराबोलिक ग्राफ बनता है। इसकी स्लोप हर पॉइंट पर डिफरेंट है। यहाँ पर स्लोप ज़्यादा है, यानी इनिशियली जब आपने फेंका तो उसको वेलोसिटी बहुत ज़्यादा थी, स्लोप वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उसकी देखें आस्ते आस्ते स्लोप कम होती जा रही है, यहाँ पर उसकी स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। ग्रेडियंट का वर्ड जो है वो स्लोप के लिए ही यूज़ किया जाता है। सो हम कहते हैं शुरू में ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा है, फिर ग्रेडियंट कम हो गया, फिर आस्ता आस्ता स्लोप बढ़ती गई, यहाँ पर स्लोप बिल्कुल दोबारा उतनी हो गई जितनी फेंकते वक्त थी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो फाइनल वेलोसिटी, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। जिस वेलोसिटी से फेंका था उसी वेलोसिटी से वापस आएगा। सो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एक ऑब्जेक्ट जिसको आपने ऊपर फेंका है, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड कॉट बैक एट द सेम पॉइंट, फेंका है फिर वापस कैच कर लिया है, तो उसका मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो सकता है। शुरू में सबसे ज़्यादा है, फिर कम होता गया, यहाँ पे मिनिमम है और ये जीरो है, तो मिनिमम ग्रेडियंट यानी कि मिनिमम स्लोप इसकी जीरो होती है। और वो किस पॉइंट पर होती है, हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर, ठीक है। ये है इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड्स एंड कॉट बैक। अगर आप इसका वीटी ग्राफ बनाना चाहें
तो वो इस तरह से बनेगा कि इनिशियल आपने कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे के उसको भेजा है और उसकी वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करती जा रही है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर उसकी वेलोसिटी यहाँ पर 0 हो गई। इसकी स्लोप कांस्टेंट है क्योंकि एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकंड कांस्टेंट होती है, तो स्लोप कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एंड दैट इज इक्वल टू 9.8। फिर उसके बाद हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर अब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव में चली जा रही है, वापस आ रहा है वो। तो हम इसको ग्राफ को फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्सटेंड कर देते हैं, जहाँ पे y वाला कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो जाता है, टाइम फिर भी पॉजिटिव ही है। तो टाइम आगे बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी फर्दर नेगेटिव होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी होती जाएगी इस तरह से। ठीक है, अब आपका मुझे ये काम है, आपने मुझे ये बताना है कि अगर मैं ये वाला एरिया लूँ तो ये मुझे क्या देगा, और अगर मैं ये वाला एरिया लूँ तो ये मुझे क्या देगा, और क्या ये दोनों एरियाज बराबर होंगे। दिस इज फॉर द जीनियस पीपल ओनली, जिनको शौक है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है, रहने दें। सिर्फ आपको शेप पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऑब्जेक्ट के लिए इसको हमने ऊपर थ्रो किया, वापस कैच किया है, वो ऐसा होता है। ठीक हो गया। दिस इज़ ऑल फॉर योर ग्राफ्स वाला लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। आपका जो वेक्टर्स का टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगा, और तकरीबन 2 लेक्चर्स आपके अभी होंगे। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट फिर जब हम न्यूटन लॉ डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपका सिलेबस है आपके पास, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सा लेक्चर कब है। ठीक है ना, परेशान नहीं होना, सब कुछ इंक्लूडेड है आपके उस लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपको कामयाब करें, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।